सही सर, इसी को करें। ठीक है, तो हम लोग कुमारगुप्त के विषय में पढ़ने जा रहे थे। कुमारगुप्त के विषय में हम लोग पढ़े, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुमारगुप्त का शासनकाल अभिलेखित साक्ष्यों के आधार पर 540 से 560 ईस्वी के आसपास निर्धारित किया जाता है। और आप अगर ध्यान दें, आपको अगर याद हो तो इसी 540 से 560 के बीच में एक समय आता है 550 ईस्वी, और ये कालखंड भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इन द सेंस कि ये वही कालखंड है, ये वही समय है जिस समय भारत से गुप्त साम्राज्य का संपूर्ण पतन हुआ, पूर्ण विनाश हुआ। और हम ये भी जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में जो राजनैतिक रिक्तता पैदा हुई, जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस राजनैतिक शून्यता को भरने के लिए उस समय के जितने भी राजवंश थे, वो सभी राजवंश इस दिशा में सक्रिय हुए। उस समय दो राजवंश प्रमुखता के साथ उत्तर भारत में प्रोमिनेंसी के साथ शासन कर रहे थे। हमने आपको बताया था, एक उत्तरगुप्त राजवंश और दूसरा मौखरी राजवंश। ठीक है, उत्तरगुप्त राजवंश और मौखरी राजवंश, ये दोनों राजवंश शुरुआती दौर में इन्हीं गुप्तों के अधीन सामंत की स्थिति में भारत के अलग अलग हिस्सों में शासन कर रहे थे। और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद ये दोनों राजवंश अपने साम्राज्य को बढ़ाने, अपने साम्राज्य को विस्तृत करने की दिशा में सक्रिय हुए। उत्तरगुप्त राजवंश में उस समय शासन कुमारगुप्त का था, और मौखरी राजवंश में उस समय शासक कौन था? ईशान। दोनों एक टक्कर के शासक, दोनों लगभग समान सामर्थ्य के शासक, और दोनों लगभग समान सोच के शासक हैं। ये दोनों शासक इंपीरियलिस्टिक अप्रोच के थे, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के शासक थे, अपने अपने साम्राज्य का हर कीमत पर विस्तार करने के इच्छुक थे। तो ऐसी स्थिति में जब खेत का रखवार न हो और दो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग पशुओं का झुंड सक्रिय हो, तो उस खेत में जमे हुए अनाज पर अधिकार करने के लिए उन दोनों झुंडों में क्या होता है? संघर्ष होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, लगभग ऐसी ही स्थिति कुमारगुप्त और ईशान वर्मा के साथ हुई। कल्पना करिए कि कुमारगुप्त और ईशान वर्मा के पहले इन दोनों राजवंशों की जो 3 पीढ़ियां आई हैं, आप उत्तरगुप्त राजवंश में देखिए, कृष्णगुप्त है, कृष्णगुप्त के बाद हर्षगुप्त है, हर्षगुप्त के बाद जीवितगुप्त है, तब कुमारगुप्त है। इसी तरह आप मौखरी राजवंश में देखिए, हरिवर्मा है, हरिवर्मा के बाद आदित्य वर्मा है, आदित्य वर्मा के बाद ईश्वर वर्मा है, तब कौन है? ईशान वर्मा। यानी कि इन दोनों शासकों के पूर्ववर्ती जो 3 पीढ़ियां हैं, इन 3 पीढ़ियों में आपस में आपने पढ़ा है कि बड़ा अच्छा संबंध था, मैत्रीपूर्ण संबंध था, जो आगे बढ़कर वैवाहिक संबंधों में परिणत हुआ। हर्षगुप्त की बहन हर्षगुप्ता का विवाह मौखरी नरेश आदित्य वर्मा के साथ हुआ। यानी कि जब तक इन दोनों राजवंशों की राजनैतिक स्थिति एक जैसी रही, दोनों की हैसियत सामंत शासकों की रही, दोनों राजवंशों की, तब तक इन दोनों राजवंशों में प्रगाढ़ मैत्री और वैवाहिक पूर्ण संबंध स्थापित थे। लेकिन चौथी पीढ़ी आते आते गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने की दिशा में ये दोनों राजवंश जब सक्रिय हुए, तो इन दोनों राजवंशों के बीच 3 पीढ़ियों से चला आ रहा जो मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंध है, वो ताक पे रख दिया गया। और इन संबंधों की अवहेलना करते हुए, इन संबंधों को दरकिनार करते हुए, ये दोनों राजवंश और इन दोनों राजवंशों के ये दोनों शासक अपने अपने साम्राज्य के विस्तार की दिशा में सक्रिय हुए। और इसी साम्राज्य विस्तार की इच्छा का परिणाम रहा इन दोनों राजाओं के बीच
संघर्ष, युद्ध। ठीक है, इस युद्ध की लाइट जला लीजिए आप लोग। इस युद्ध की सूचना देने वाला एकमात्र स्रोत जो है ईशान वर्मा और कुमार गुप्त के बीच होने वाले इस युद्ध का साक्ष्य सिर्फ अवसर अभिलेख है। आप अगर देखेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से ईशान वर्मा और कुमार गुप्त के बीच होने वाले इस युद्ध की सूचना, जानकारी हमें कहां से मिलती है? अवसर अभिलेख से। अवसर अभिलेख में क्या कहा गया है? आप अवसर अभिलेख अगर ठीक से पढ़ेंगे तो अवसर अभिलेख में कुमार गुप्त और ईशान वर्मा के बीच होने वाले इस संघर्ष के संदर्भ में एक श्लोक मिलता है। और वो श्लोक क्या कहता है? वो श्लोक कहता है, आप लोग ये श्लोक लिखिए क्योंकि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इस श्लोक पर भी प्रश्न आते हैं। लिखिए, भीम श्री शान वर्मा, भीम श्री शान वर्मा चित्पति शशिना, चित्पति शशिना सैन्य उद्बोध सिंधु, सैन्य उद्बोध सिंधु, लक्ष्मी संप्राप्ति हेतु, लक्ष्मी संप्राप्ति हेतु सपदेव मिथितो, मंदरा ठीक है। भीम श्री शान वर्मा चित्पति शशिना सैन्य उद्बोध सिंधु, लक्ष्मी संप्राप्ति हेतु सपदिव्य विधितो मंदरी पूरी ये। अर्थात राजाओं में चंद्रमा के समान शक्तिशाली ईशान वर्मा के सेना रूपी क्षीर सागर का जो लक्ष्मी की प्राप्ति का एकमात्र साधन था, उसे मंदराचल पर्वत की भांति मथ डाला। आप लोगों ने अगर भारतीय धर्म के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आप लोगों को एक प्रसंग याद आएगा भारतीय धर्म के अंतर्गत, जब देवासुर संग्राम हुआ था और उस संग्राम के बाद समुद्र मंथन हुआ। देवताओं और राक्षसों में यह सहमति बनी थी कि समुद्र जो अथाह शक्तियों का भंडार है, इस समुद्र को हम मथेंगे और इसमें से जो शक्तियां प्राप्त होंगी, जो संपत्तियां प्राप्त होंगी, उन संपत्तियों को बांट देंगे। उसके बाद क्या हुआ? मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। आप लोगों ने कभी दही मथा है? मथनी से, हाँ, मथनी से जब ऐसे दही मथा जाता है तो विज्ञान का एक बड़ा बढ़िया सिद्धांत इसमें लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। अपकेंद्री बल जब ऐसे मथा जाता है, किसी भी चीज को बहुत तेजी से मथा जाता है, तो उसमें से निकलने वाली एसेंशियल्स चीजें, जैसे जब हम दही को मथते हैं तो मक्खन जो होता है वो ऊपर की ओर इकट्ठा हो जाता है, यानी कि वो मक्खन जो दही की तल में छुपा हुआ था, हमने मथा तो वो बाहर आ गया। इसी तरह समुद्र को मथा गया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, पूंछ की तरफ से देवता पकड़े और फल की तरफ से राक्षस पकड़े, और ये मथने का काम शुरू हुआ समुद्र को। भाई समुद्र को मथना है तो साधारण मथनी से काम चलेगा नहीं, बड़ी मथनी लाना पड़ेगा, तो मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। यानी कि और उसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। 14 रत्न निकले थे उस समुद्र मंथन से, आपको याद मालूम है कि नहीं? ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा है, अमृत है, हलाहल विष है,
लक्ष्मी है, कौस्तुभ मणि है, पारिजात वृक्ष है, इस तरह से 14 रत्न उस समुद्र मंथन की क्रिया द्वारा निकले थे, जिनमें से कुछ राक्षसों ने ले लिया और ज्यादातर तो देवता चालू थे, हड़प के बैठ गए, है ना। यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति का जो साधन था समुद्र को मथना, समुद्र को मथने से ही लक्ष्मी प्राप्त हुई थी, तो लक्ष्मी को विजयश्री भी कहा जाता है। ठीक है, कुमारगुप्त और ईशान वर्मा के बीच होने वाले इस युद्ध में विजय की प्राप्ति के लिए कुमारगुप्त ने ईशान वर्मा की क्षीर सागर रूपी सेना का उसी तरह मथ डाला, उसकी सेना को, जिस तरह से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ था। यानी कि अप्सर अभिलेख में इस युद्ध में कुमारगुप्त के शौर्य की प्रशंसा की गई है कि कुमारगुप्त बहुत ही पराक्रमी शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और कुमारगुप्त तथा ईशान वर्मा के बीच होने वाले युद्ध में कुमारगुप्त ने अतुलित पराक्रम दिखाते हुए ईशान वर्मा की सेना को मथ डाला। ये उल्लेख है अप्सर अभिलेख का। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, परिणाम पर अप्सर अभिलेख कुछ नहीं कहता है। परिणाम पर अप्सर अभिलेख चुप है। सिर्फ कुमारगुप्त ने उस युद्ध में किस प्रकार का प्रदर्शन किया, इसकी व्याख्या की गई है। आपने देखा होगा कभी कभी क्रिकेट मैच में कोई एक खिलाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन उसकी टीम हार जाती होता है ना। अब अगर हम ये कहें कि सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, शोएब अख्तर, उमर गुल और वकार यूनुस, वसीम अकरम को पीट पीट कर मार डाला, सिर्फ इतना अगर कहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भारतीय टीम बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रही है, संभवतः जीत जाए। हमने परिणाम पर चर्चा नहीं की, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी एक खिलाड़ी द्वारा प्रदर्शन तो बहुत अच्छा किया जाता है, लेकिन परिणाम उसके विपरीत होता है। परिणाम पर चर्चा अक्सर अभिलेख नहीं कर रहा है, वो सिर्फ युद्ध की परिस्थितियां बता रहा है और उन परिस्थितियों में कुमारगुप्त ने किस प्रकार शौर्य का प्रदर्शन किया ये बता रहा है। ठीक है, आगे वाली लाइन अगर पढ़ेंगे, जहां ये लाइन खत्म होती है कुमारगुप्त के शौर्य की, आगे वाली लाइन, अच्छा इसी को आधार बनाकर ये कुमारगुप्त के वीरता के विषय में जो वर्णन आप देख रहे हैं अक्षर अभिलेख में, इसी बात को आधार बना करके कुछ इतिहासकार सीधे सीधे निष्कर्ष निकाल देते हैं कि भैया इस युद्ध में किसकी विजय हुई, कुमारगुप्त। क्यों विजय हुई? क्योंकि भाई यहाँ कहा जा रहा है कि कुमारगुप्त ने इस युद्ध में ईशान वर्मा के क्षीर सागर रूपी सेना को मथ डाला, उसका विध्वंस कर डाला। इसी आधार पर कुछ इतिहासकार हैं, जैसे हेमचंद्र राय चौधरी हैं, क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ये लोग सीधे सीधे इस युद्ध के विजेता के रूप में कुमारगुप्त को प्रस्तुत करते हैं कि कुमारगुप्त ने यह युद्ध जीत लिया। लेकिन इसी श्लोक के ठीक आगे वाला श्लोक क्या है वो सुनिए, जहां ये उल्लेख खत्म हो रहा है, कुमारगुप्त के शौर्य और वीरता का प्रदर्शन जहां खत्म हो रहा है, उसी के ठीक अगले वाली लाइन क्या कहती है, शौर्य सत्य व्रत धरो यह प्रयागंगतो धने अंभसीव करिशाग्नो मग्न सह पुण्य पूजितः। अर्थात युद्ध में इतनी वीरता दिखाने के बाद शौर्य और सत्य व्रत का अनुपालन करते हुए कुमारगुप्त ने प्रयाग के गंगा तट पर जाकर कंडे की आग में अपने आप को समर्पित करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर। गोबर, गोहरा जिसको बोलते हैं, करीश का मतलब होता है करीश, गोबर की खाद जो होती है, ऋग्वेद में गोबर की खाद के लिए करीश शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ करिशाग्नो यानी कि करीश की अग्नि, तो गोबर की अग्नि, गोबर से क्या बनता है, उपला बनता है, गोहरा बनता है, चिपरी, जो भी आप लोग कहते हो, अलग अलग नाम है, कोई चिपरी कहता है, कोई कंडा कहता है, कोई गोहरा कहता है। छोटी सी चीज में वो अपना, अरे भैया इतनी छोटी छोटी सी जब इतना ज्यादा जला लेंगे तो वो ज्यादा नहीं हो जाएगा। नहीं, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ घटनाक्रम बताया जा रहा है, वहां युद्ध
युद्ध का प्रसंग खत्म। युद्ध में सिर्फ इसने क्या किया तो ये किया कि ईशान वर्मा की सेना को परास्त किया या ईशान वर्मा की सेना का संहार किया, विध्वंस किया। और उसके बाद की घटना बताई जा रही है कि इस युद्ध के बाद कुमारगुप्त ने प्रयाग में जाकर के शौर्य और सत्यव्रत का अनुपालन करते हुए करीश की अग्नि यानी कंडे की अग्नि में अपने आप को समर्पित करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रश्न सिर्फ ये है उन इतिहासकारों पे जो इतिहासकार ये कहते हैं कि इस युद्ध में किसकी विजय हुई, कुमारगुप्त की। प्रश्न सिर्फ इतना है कि अगर कुमारगुप्त विजित हुआ होता इस युद्ध में, ईशान वर्मा को पराजित किया होता, तो विजय के इस उल्लासपूर्वक बेला में कोई राजा आत्मोत्सर्ग करने क्यों जाएगा? सिर्फ इसका आंसर जरा सोचिए कि हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित की, बहुत ही पराक्रमी और महान शासक को पराजित किया और फिर हम प्रयाग में जाकर आत्मदाह करें। ठीक है, जैसे ये परंपरा, सुनिए, ऐसा नहीं है, ये परंपरा भारत में बहुत पहले से चली आ रही थी। आप देखेंगे कि भारत में धार्मिक दृष्टिकोण से प्रयाग में देह त्याग करना स्वर्ग प्राप्ति का साधन बताया गया है। कबीर के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा, कबीर ने सिर्फ इस भ्रांति को तोड़ने के लिए कि काशी में जो मरता है वो स्वर्ग पाता है और मगहर में जो मरता है वो नरक पाता है, सिर्फ इस भ्रांति को तोड़ने के लिए पूरा जीवन जिया काशी में, मरना हुआ तो कहां चले यार, मगहर। तो भारत में देखिए ये एक कह सकते हैं कि लोक प्रचलित परंपरा थी कि अगर हम प्रयाग में देह त्याग करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और ऐसा लोगों ने किया भी है। आप पढ़ेंगे चंदेल राजवंश का सबसे प्रतापी शासक है धंग चंदेल। धंग चंदेल पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे कह सकते हैं दबदबे के साथ, पूरी शक्ति के साथ एक लंबे समय तक चंदेल राजवंश में शासन करता है, भारत के एक विस्तृत भूभाग पर शासन करता है, अपने साम्राज्य, अपने प्रशासन को हर स्तर पर टाइट करता है, सुव्यवस्थित करता है, और अपने जीवन की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बाद वो प्रयाग में जाके आत्मदाह कर लेते हैं। एक मिनट। इसी तरह कलचुरी राजवंश में एक शासक है गांगेय देव, उसने भी इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रयाग में आकर के आत्मदाह किया था। तो ये परंपरा थी, लेकिन ये परंपरा उन लोगों के लिए थी जो अपने जीवन के सभी उत्तरदायित्वों से विमुक्त हो जाते थे, मुक्त हो जाते थे। वो लोग जाकर इस प्रकार का सॉल्वेशन का काम, इस प्रकार की मुक्ति का मार्ग अपनाते थे। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि कुमारगुप्त की अभी जिम्मेदारियां भी खत्म नहीं हुई। कुमारगुप्त अभी अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ रहा है। कुमारगुप्त को अभी अपने साम्राज्य का विस्तार करके उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को टाइट भी करना था। तो विजय की इस बेला में जब एक शासक को अपने साम्राज्य की शासन व्यवस्था को दृढ़ता से लागू करना ही उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसे समय पर अगर एक राजा आत्मदाह कर ले तो संशय उठना स्वाभाविक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे साक्ष्य हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि इस युद्ध में कुमारगुप्त की विजय नहीं हुई थी। जैसे कुमारगुप्त को अप्सढ़ अभिलेख में महाराजाधिराज परमेश्वर इत्यादि की उपाधि नहीं दी गई है, जो यह प्रमाणित करती है कि उस समय तक कुमारगुप्त स्वतंत्र नहीं हो पाया था। अगर यह युद्ध जीत गया होता तो संभवतः वह संप्रभु शासक हो जाता और परम भट्टारक महाराजाधिराज इत्यादि की उपाधि धारण करता। पहली चीज, उसकी उपाधि सिर्फ महाराज है, महाराजाधिराज नहीं है। दूसरी चीज, कुमारगुप्त तो छोड़िए, कुमारगुप्त के बाद आने वाले जो शासक हैं, दामोदर गुप्त हैं, महासेन गुप्त हैं, माधव गुप्त हैं, अगर कुमारगुप्त विजयी रहा होता और संप्रभु शासक बन गया होता, महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित हो गया होता, तो इसके आने वाले संतानों को भी अप्सढ़ अभिलेख में महाराजाधिराज कहा जाता, जबकि नहीं कहा गया। ठीक है, अगर कुमारगुप्त विजयी हुआ होता, संप्रभु शासक हुआ होता, तो इसने अपने नाम की मुद्राएं जारी कराई होती, जो अभी तक नहीं मिलती हैं। जबकि इसके विपरीत, जबकि इसके उलट आप ईशान वर्मा के विषय में देखेंगे तो
तो एक विजयी शासक की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो सारी कैरेक्टरिस्टिक ईशान वर्मा के साथ होल्ड कर रही है। ईशान वर्मा का भी एक अभिलेख है, गढ़ा अभिलेख, जो 554 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया। गढ़ा अभिलेख में हालांकि इस युद्ध की चर्चा नहीं की गई है, ठीक है, लेकिन ये भी संभव है कि यह अब युद्ध जो है वो 554 ईस्वी के बाद हुआ, ये भी तो संभव है, क्योंकि शासन तो 560 ईस्वी तक है कुमारगुप्त का। गढ़ा अभिलेख की तिथि 554 ईस्वी है, और इस अभिलेख में इस तिथि तक इन दोनों के बीच होने वाले युद्ध की चर्चा न होना, इसके पीछे एक स्पष्ट कारण हो सकता है कि यह युद्ध संभवतः 554 ईस्वी के बाद हुआ, ठीक है। ईशान वर्मा को महाराजा धिराज कहकर संबोधित किया गया है। असीरगढ़ मुद्रालेख 561 अथवा 62 के आसपास अंकित कराया गया, वहां पे महाराजा धिराज कहा जा रहा है। इसके अलावा ईशान वर्मा का जो बेटा है सर्ववर्मा का जौनपुर अभिलेख उठाकर देखिए, जौनपुर अभिलेख में सर्ववर्मा को महाराजा धिराज कहा जा रहा है। सर्ववर्मा और ईशान वर्मा की स्वतंत्रता सूचक स्वर्ण मुद्राएं भी मिल रही हैं। ईशान वर्मा की मुद्रा तो बड़ी संख्या में मिली हैं, इतनी बड़ी बड़ी मुद्राएं हैं, सोने की, शुद्ध सोने की, सीधे मुद्रा लेख उस पर मिलता है। विजिता वनिर वनपति श्रीशान वर्मा दिवम जयत, विजिता वनिर वनपति श्रीशान वर्मा दिवम जयत, जो यह प्रमाणित करती है कि ईशान वर्मा पूरी डिग्निटी के साथ एज अ सम्राट, स्वयंभू सम्राट के रूप में शासन कर रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि परिस्थितियां आपके सामने हैं, हमने आपको परिस्थितियां बता दी। अब इन परिस्थितियों में इस युद्ध का विजेता कौन है, ये तय करना आपका काम। ईशान वर्मा ने ही जीता यह युद्ध। और देखिए, कुमारगुप्त द्वारा जो यह कदम उठाया गया इस युद्ध के बाद कि वो प्रयाग में जाकर के आत्मदाह कर लिया, वो पराजय जनित ग्लानि थी। इस युद्ध में पराजित हो जाने की ग्लानि के कारण, गिल्टी फील होने के कारण कुमारगुप्त ने प्रयाग में जाकर आत्मदाह कर लिया। और इसके भी उदाहरण भारतीय इतिहास में मिलते हैं, आप देखेंगे। हिंदू शाही राजा जयपाल जब पराजित होता है महमूद गजनवी से, प्रयाग में जाकर आत्मदाह कर लेता है। पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज मोहम्मद गोरी से एक से अधिक बार पराजित होते हैं, तो पराजय जनित ग्लानि के कारण जाकर आत्मदाह कर लेते हैं। तो संभवतः उसी क्रम में कुमारगुप्त भी इस युद्ध में पराजित हो जाने के बाद बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था, बड़ा ग्लानि उसको महसूस हो रही थी कि हमने इतना वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः हमें हार का सामना करना पड़ा। इस गिल्ट ने उसे जीने न दिया हो और वो जाकर के प्रयाग में आत्मदाह कर लिया हो। क्योंकि आप देखेंगे, अगर कुमारगुप्त विजयी रहता तो मर भी जाता अगर ये, तो इसके उत्तराधिकारी कम से कम महाराजा धिराज की उपाधि धारण करते कि नहीं करते। लेकिन आगे आने वाली 3 पीढ़ियां अपने आप को सिर्फ महासामंत अथवा महाराज कह रही हैं। महासेनगुप्त हैं, माधवगुप्त हैं, देवगुप्त हैं, किसी ने महाराजा धिराज की उपाधि का प्रयोग नहीं किया है। किसी के स्वतंत्रता सूचक सिक्के हमें नहीं मिलते हैं, जबकि ईशान वर्मा के स्वतंत्रता सूचक सिक्के भी हमें मिलते हैं। इसके बेटे सर्ववर्मा के भी सिक्के मिलते हैं, उसके बेटे ग्रहवर्मा के भी सिक्के मिलते हैं। यानी कि ईशान वर्मा के बाद आप देखेंगे जो भी शासक मौर्य राजवंश में आ रहे हैं, वे सारे के सारे स्वयंभू शासक हैं। परम भट्टारक महाराजा धिराज उपाधि धारण करने वाले शासक हैं, अपने नाम से अभिलेख उत्कीर्ण करवाने वाले शासक हैं, अपने नाम से सिक्के जारी करने वाले शासक हैं। और ये सारे काम कौन करता था? जो स्वयंभू शासक होता था, जो किसी के अधीन नहीं होता था, वही ये काम कर सकता था। तो इन परिस्थितियों में हमें यही मानना चाहिए, और यही मानना तर्कसंगत भी लगता है कि ईशान वर्मा और कुमारगुप्त के बीच होने वाले युद्ध में अंततः विजय किसकी हुई? ईशान वर्मा। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का? आप अलग अलग किताबें पढ़ेंगे
तो कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन किताबों में यह दावा किया गया है कि इस युद्ध में कुमारगुप्त की विजय हुई। मैंने कहा ना आपसे कि मैंने परिस्थितियां आपको बता दी, ये तय करना आपका काम है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, युद्ध में वीरता के बारे में बताया जा रहा है तो नो डाउट कुमारगुप्त ही जीतेगा। उन लोगों के सामने सिर्फ मैं एक प्रश्न पैदा कर रहा हूं, उठा रहा हूं कि बहुत से ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें एक टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन अंततः हार जाती है। ऐसी परिस्थिति का आप क्या करेंगे? अगर कुमारगुप्त इस युद्ध में बहुत वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं तो सीधे सीधे अक्सर अभिलेख में क्यों नहीं उत्कीर्ण किया गया कि इस युद्ध में कुमारगुप्त की विजय हुई? या अगर युद्ध जीत भी रहे हैं कुमारगुप्त, क्या आप थकान पड़ी है भैया कि आप प्रयाग में जाकर इस विजय की मेला में मर जाओ? ये तो खुशी का पल था। आपके घर में आपके घर में भाई बहन की शादी हो रही है, तुम्हारे खुशी की क्या आपके बाप जाके आत्महत्या कर लेते हैं कि हमारे बेटा की ब्याह होगा हम आत्महत्या करेंगे? अरे भैया, ये इंजॉयबल मोमेंट्स होता है, ठीक है? ये हर्ष और उल्लास का समय होता है जिसमें हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रेजेंट रहे, शरीक रहे और इस हर्ष और उल्लास को एंजॉय करे। क्या चीज? अरे भैया, राजा अकेले थोड़ी युद्ध लड़ता है, राजा अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ता है। हो सकता है भाई, देखिए, हो सकता है कि जीत के मुहाने तक पहुंचे हों कुमारगुप्त। युद्ध में ऐसा लग रहा, जैसे आप लोगों को पता नहीं, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, कारगिल युद्ध आप लोगों ने पढ़ा है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर में जीता कौन अंततः? इंडिया। लेकिन कारगिल युद्ध का शुरुआती 10 दिन उठा के देख लीजिए, शुरुआती 10 दिन उठा के जरा कारगिल युद्ध का परिणाम देख लीजिए। पाकिस्तान 20 बना हुआ था, पाकिस्तान का दबदबा था, लग रहा था कि इंडिया ये फ्रंट हार जाएगा, ठीक है? उसका कारण है भौगोलिक स्थिति। पाकिस्तान के जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, वो ऐसे स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पे बैठे हुए थे जहां से वो पूरा मूवमेंट देख सकते थे इंडियन आर्मी का। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, रेंजर्स ने चुन चुन के गोली मारी है। आप अगर उस समय भारत के शहीद हुए सैनिकों की डेड बॉडी देखे होते तो चुन चुन के गोली मारी गई थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मारी गई थी। तो वो एडवांटेज की स्थिति में थे, वो लाभ की स्थिति में थे इस युद्ध में। और लग रहा था जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी परफॉर्म कर रही थी, लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन भारतीय सैनिकों ने पराक्रम दिखाया, अंत में जोश दिखाया और पाकिस्तानी सेना को पराजित करके भेज दिया। तो लग रहा था कुमारगुप्त और उसकी सेना के परफॉर्मेंस को देखकर कि ये युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ होगा कि युद्ध हार गए। जैसे पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। लग रहा था कि इब्राहिम लोदी जीत जाएगा, बाबर की सेना बुरी तरह से परास्त हो चुकी थी। लग रहा था कि अब इब्राहिम लोदी यह युद्ध जीत जाएगा, लेकिन अंततः इब्राहिम लोदी की आंख में एक तीर लगा, वो अपने हाथी के हौदे से नीचे गिर गया। इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई कि हमारा राजा मर गया। वो बैकफुट पे भाग गए और ये समय पर्याप्त था बाबर की सेना के लिए। आगे बढ़ के उन्होंने मैदान फतेह कर लिया। बात समझ में आ रही है? लग रहा था 1996 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडियन टीम जीत जाएगी, लेकिन सनत जयसूर्या ने जब अपनी स्पिन बॉलिंग दिखाना शुरू किया, 2.5-3 फीट उसकी बॉल स्पिन करनी शुरू हुई, इंडियन बैटिंग लाइनअप धराशायी हो गई, इंडिया मैच हार गई। आप लोगों ने 96 का वर्ल्ड कप भी नहीं देखा होगा, आप लोग थे ही नहीं, है ना? 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल, जब तक विवियन रिचर्ड्स बैटिंग कर रहा था, 1% उम्मीद नहीं थी कि इंडियन टीम जीत पाएगी, वो भी तब जब टारगेट 182 रन का हो। और धाए धाए जब विवियन रिचर्ड्स और गॉर्डन ग्रीनिज ने मारना शुरू किया तो इंडियन फैन चुपचाप बैठ। आप 83 मूवी देखे कि नहीं? आप लोग देखिए, अच्छी मूवी है। लग रहा था कि इंडियन टीम हार जाएगी। मदन लाल की एक गेंद विवियन रिचर्ड्स ने फ्लिक किया, कपिल देव ने दौड़ा के बड़ा मुश्किल कैच पकड़ा और उसके बाद भर-भरा के वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप गिर गई और अंततः इंडिया 43 रन से जीत गई। कोलैप्स हो जाती है और इंडियन टीम हार जाती है। तो परफॉर्म करना
एक अलग बात होती है और परिणाम एक अलग चीज होता है। परफॉर्मेंस यहाँ इनका ठीक था, लेकिन परिणाम इनके फेवर में गया, और परिणाम इनके फेवर में गया, इसके तमाम साक्ष्य हमने आपको गिनाए। ठीक है, तो इस युद्ध का परिणाम जो है वो ईशान वर्मा के पक्ष में रहा। ईशान वर्मा विजयी हुआ और एक बार फिर उत्तर गुप्त राजवंश को मौखरियों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अब तक गुप्तों के अधीन सामंत थे, इस युद्ध में हार गए, अब मौखरियों के अधीन सामंत हो गए, और एक लंबे समय तक मौखरियों के अधीन सामंत बने रहे। कब तक? जब तक कि इस राजवंश में आदित्य सेन का उत्कर्ष नहीं हुआ। अफसर अगले किसने लिखवाया? आदित्य सेन। आदित्य सेन अपने राजवंश का पहला स्वतंत्र शासक है, जिसकी मुद्राएं भी मिलती हैं, जिसने सम्राट सूचक उपाधियां भी धारण की, जिसके अभिलेख भी हमें मिलते हैं। आदित्य सेन के समय तक फिर एक बार उत्तर गुप्त वंशीय शासकों को मौखरियों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। कुमारगुप्त युद्ध हार गए। ठीक है, तो ये घटनाक्रम समझ में आया? ठीक है, तो ये इतना पर्याप्त है। 5 मिनट आप लोग के पास समय है, आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें। और कुमारगुप्त के आगे जो शासक हैं, जैसे दामोदर गुप्त हैं, महासेन गुप्त हैं, माधव गुप्त हैं, देवगुप्त हैं, आदित्य सेन हैं, जीवित गुप्त हैं, और कौन है? एक दो शासक और हैं। ठीक है, इनके विषय में 2-2, 3-3 प्रश्न किताबों से आप पा सकते हैं, किताबों से आप नोट बना सकते हैं। जैसे हमने कृष्णगुप्त के विषय में कुछ लिखवाया होगा, 2-4-5 पॉइंट, 2-4-5 पॉइंट हर्षगुप्त के विषय में आप लोग ने लिखा होगा, 2-3-4 पॉइंट जीवित गुप्त के विषय में लिखा होगा, कुमारगुप्त के विषय में विस्तृत पूर्वक हमने बता दिया। ठीक है, तो इनके बाद आने वाले जो शासक हैं, उन शासकों के विषय में 2-2, 4-4, 5-5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बड़े आराम से आपको किताबों से मिल जाएंगे, बहुत आराम से मिल जाएंगे। उन्हें आप बना लीजिएगा, वैसे मैं PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी इसके आगे का जो कुमारगुप्त के आगे के जो शासक हैं, उन शासकों का PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनने लायक होंगे उनको भी मैं हाईलाइट कर दूंगा, ताकि वहां से आप प्रश्न उठा करके अपना एक नोट बना सकें। उत्तर गुप्त राजवंश आज समाप्त होता है। ठीक है, कल से हम लोग मौखरी राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है।